हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड आज का टॉपिक है एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल फंडिंग। एक्चुअली इस टॉपिक को लेकर के कहा जा सकता है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजुअली यूपीएससी ने इसको लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा है एंड आगे भी ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक से बनी रहेगी। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सीधे टॉपिक में एंटर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इंटरनेशनल फंडिंग। इंटरनेशनल फंडिंग इज ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस अक्रॉस बॉर्डर्स यूजुअली फ्रॉम डोनर कंट्रीज और इंस्टीट्यूशंस टू रेसिपिएंट्स। किसी भी गरीब या कमजोर देश में किसी अमीर देश से या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? इंटरनेशनल फंडिंग कहलाता है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग्स एंड दे आर, सबसे पहला है फॉरेन एड। फॉरेन एड का मतलब क्या होता है? ये बायलैटरल और मल्टीलैटरल हो सकता है। मतलब कि कोई देश अगर दूसरे देश को फंड देता है तो उसे हम फॉरेन एड कहते हैं। ध्यान ये रखना है कि एड में आपको रिटर्न नहीं करना होता है। ये जो फंडिंग होती है ये आपको दे दी जाती है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग जहां यूज करना है यूज करो। तो ये बायलैटरल हो सकता है, मतलब कोई एक देश दूसरे देश को दे सकता है, या मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल का मतलब कि कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिल करके किसी देश को, जैसे किसी देश में आपातकालीन कोई परिस्थिति आ गई, जैसे हिमालयन क्षेत्र में कभी भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया एंड नेपाल के साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो गई तो ऐसे में क्या होगा? बहुत सारे देश मिलकर के एक साथ उसको फंडिंग करेंगे उस कंट्री को, तो उसे कहेंगे फॉरेन एड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लोन्स। लोन्स भी आपको कोई कंट्री भी दे सकता है या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी दे सकते हैं। जैसे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ये अगर देते हैं तो ये आपको, जो भी किसी भी देश को अगर ये फंडिंग करते हैं तो ये वापस आपको रिटर्न भी करना होता है एंड विथ इंटरेस्ट रिटर्न करना होता है। तो ये लोन देने वाली इंस्टीट्यूशंस है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, तो इनके थ्रू हम क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। नेक्स्ट कम्स एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या होता है कि किसी दूसरे देश में फॉरेनर के द्वारा जो उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करना। अगर कोई इन्वेस्ट किया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा तो उसे क्या कहेंगे? एफडीआई। तो ये क्या होता है? यह प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है कि इसमें एफडीआई में जो भी इन्वेस्टर होता है वह इस माइंडसेट के साथ पैसा देता है कि मुझे एक सर्टेन टाइम के बाद इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा और या फिर उसमें मेरी पार्टिसिपेंट्स होगी, मेरी पार्टिसिपेशन होगी कि जितना इनकम होगा उसका एक सर्टेन परसेंट मुझे हर साल मिलता रहेगा। ठीक है। अगला है ग्रांट। ग्रांट किसी कंट्री को मिल सकता है, उस कंट्री के अंदर कोई एनजीओज है, कोई एनजीओ काम कर रहा है उसको मिल सकता है, कोई सोशल ग्रुप है उसको मिल सकता है। ग्रांट को भी वापस नहीं करना होता है, लेकिन ग्रांट के साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई होती है। जैसे ग्रांट में एंड फॉरेन एड में एक कंडीशन है, एक अंतर है। फॉरेन एड जो होता है वह किसी कंट्री को दे दिया जाता है, वेयर एवर यू वांट टू यूज इट। आप जहां यूज करना चाहते हैं यूज करिए, यह कोई कंडीशनिंग नहीं होती है कि कहां यूज करना होता है। लेकिन जो ग्रांट होता है वह यूजुअली फिलैंथ्रोपिक एड के लिए दिया जाता है, फिलैंथ्रोपिक काम के लिए दिया जाता है, मतलब कल्याणकारी कार्य में खर्च करने के लिए ही दिया जाता है, तो वो होता है ग्रांट। ग्रांट भी कोई कंट्री भी दे सकता है और किसी कंट्री के अंदर का कोई ग्रुप भी दे सकता है। इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं जैसे यूएनडीपी, ठीक है, ये सब क्या करेंगे? यूएनडीपी ग्रांट देगा। हाँ, ध्यान रखिएगा उसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक नहीं आएगा, ये जब भी शामिल हो जाएंगे ये लोन हो जाएगा। लेकिन यूएनडीपी वेलफेयर के लिए अगर किसी देश को या किसी देश के अंदर के एनजीओज को देता है तो वो क्या कहलाएगा? ग्रांट कहलाएगा। एंड नेक्स्ट कम्स रिलीफ। रिलीफ क्या होता है कि इमरजेंसी में किसी देश को तत्काल सहायता दिया गया तो वो रिलीफ होता है। अब रिलीफ के साथ कंडीशन नहीं होता है,
लेकिन रिलीफ के साथ ऐसा हो सकता है कि रिलीफ आपको इंटरेस्ट के साथ भी हो सकता है, विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, या फिर आपको बाद में रिटर्न भी करना पड़ सकता है। तो रिलीफ अलग अलग टाइप के होते हैं। भाई आपको तुरंत पैसे की जरूरत है, आई एम गिविंग द मनी, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप वेल सेटल्ड हो जाइएगा तो फिर आप मेरा पैसा वापस कर दीजिएगा। एक कंडीशन तो ये होगा। दूसरा, यस यू आर इन नीड, आई एम गिविंग यू द मनी एंड आफ्टर अ टाइम आपको मेरा पैसा तो वापस करना ही है, लेकिन उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी वापस करना है। यह भी एक टाइप का रिलीफ हो गया। थर्ड वन इज यू आर इन डेट, यू आर इन ट्रबल, आई एम गिविंग यू द रिलीफ, मैं रिलीफ दे रहा हूं, मुझे वापस नहीं चाहिए, आप बस लेकर के अपना डेवलपमेंट करो। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के रिलीफ होते हैं। तो ये सभी क्या है, इंटरनेशनल फंडिंग के टाइप्स हैं। अब टॉपिक क्या है, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल फंडिंग्स। तो ये अलग अलग टाइप की इंटरनेशनल फंडिंग्स होती हैं, इनमें एथिकल इश्यूज क्या है, अब आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। एथिकल इश्यूज क्या क्या है। सबसे पहला है कंडीशनल एड वायलेटिंग सोवरेनिटी, जैसे IMF लोन्स विद कंडीशंस अफेक्टिंग डोमेस्टिक वेलफेयर स्कीम्स। जैसे हमारे यहाँ LPG रिफॉर्म हुए, तो हमारे यहाँ LPG रिफॉर्म करने के लिए हमने अपने तरीके से तो इनिशिएट नहीं किया, हमने इसको कैसे किया, IMF के प्रेशर में किया। IMF ने कहा कि हम तभी आपको लोन देंगे, वी विल ग्रांट यू द लोन ओनली ऑन द कंडीशन ऑफ इफ यू विल स्टार्ट और इनिशिएट LPG रिफॉर्म। अगर आप अपने यहाँ LPG रिफॉर्म करेंगे तभी हम आपको क्या करेंगे, लोन देंगे। एंड वी वर इन वेरी ट्रबल, सो हमें तो लोन तो चाहिए था। तो ऐसे में IMF के दबाव में हमने क्या किया, अपने पॉलिसी को चेंज कर दिया। पहले हमारी पॉलिसी क्या थी, वेलफेयरिक पॉलिसी थी, सोशलिस्ट पॉलिसी थी। उसके बाद IMF के दबाव में हमने अपने पॉलिसी को क्या करना पड़ा, मार्केट को ओपन करना पड़ा। ठीक है, एंड कैपिटलिस्ट पॉलिसी को अपनाना पड़ा। तो ये क्या करता है, यह क्या है कि किसी भी देश के सोवरेनिटी को क्या किया, वायलेट किया। आपने जबरदस्ती किसी भी देश पर दबाव डाल करके और उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट को, अपने इश्यूज को, अपने आइडियाज को उसके अंदर जबरदस्ती थोपा, तो यह क्या है, यह एथिकल इशू है, एथिकल कंसर्न है कि आप एड दे रहे हैं लेकिन वो एक तो कंडीशनल है और वो क्या कर रहा है, हमारी सोवरेनिटी को वायलेट कर रहा है। सेकेंड इज डोनेशन विथ हिडन इंटरेस्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वी आर गेटिंग अ वेरी गुड लोन्स। जैसे कोविड-19 के टाइम में या उससे भी पहले एक बार केरल के वायनाड में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और बड़े स्तर पर लोग मारे गए थे। तो उस टाइम पे UAE ने ऑफर किया था हमें लोन एड, कि हम आपको एड दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस एड को लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये एड तो दे रहे हैं लेकिन इनके पीछे इनका हिडन इंटरेस्ट है। जैसे एग्जांपल देखिए, US फूड एड टाइड टू परचेज ओनली फ्रॉम US कंपनीज। अब ये क्या है, हिडन इंटरेस्ट है कि देखो मैं एड दे रहा हूं, लो उस एड को आप ले लो, लेकिन एक कंडीशन है कि आप उस एड से, चूंकि वो अनाज खरीदने के लिए आप पैसा ले रहे हो, तो अनाज आपको सिर्फ मेरी ही देश की कंपनी से खरीदना है। मतलब कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं, वो पैसा घूम करके मेरे पास वापस भी आ जाएगा और बदले में आप पर कर्ज भी चढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो हिडन इंटरेस्ट है यह भी क्या है, एथिकल इशू जनरेट करता है इंटरनेशनल फंडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिलीजियस कन्वर्सन। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एड आता है वेस्टर्न कंट्रीज से, अरब कंट्रीज से, किस लिए, रिलीजियस कन्वर्सन करने के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए, कि पैसे का लालच देकर के, और बड़े स्तर पर इंडिया में यह हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिलीजियस कन्वर्सन है ये क्या है, एथिकल इशू है कि आप वेलफेयर के लिए नहीं बल्कि पैसे का लालच देकर के किसी का रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हो। ये क्या है, एथिकल इशू है इंटरनेशनल फंडिंग में, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एड टू अडॉप्ट आइडियोलॉजी। अपने विचारधारा को प्रमोट करने के लिए आप क्या करते हो, एड देते हो। जैसे जब कोल्ड वॉर का इरा था तो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के अलग अलग देशों को ऑफर करता था कि आप लोग लोन ले लो, मेरे से एड ले लो, एंड आप मेरे नाटो का जो ग्रुप है उसके सपोर्ट में आ जाओ।
उसी तरीके से यूएसएसआर वह भी एड ऑफर करता था कि अगर आप लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे तो मैं आपके यहां पैसा दूंगा, आपका डेवलपमेंटल हेल्प करूंगा और आप लोग वर्सा पैक्ट ग्रुप ज्वाइन करो। तो इस तरीके से अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए ऑफर किया जाता है। यह भी क्या है, यह भी एथिकल इश्यूज है इंटरनेशनल फंडिंग में। ट्रांसपेरेंट नहीं है, विदाउट कंडीशनिंग एड नहीं है, अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए कि भाई तुम गरीब हो, तुम मेरे आइडियोलॉजी को सपोर्ट करो, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं। तो वो पैसा इसकी किसी देश की गरीबी को दूर करने के लिए नहीं है, वो पैसा किस लिए है, अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। यह भी एक एथिकल इशू है। अगला है फॉरेन एड विथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। जब दो हित एक साथ आपस में टकराते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम बाय बिल गेट्स। बिल गेट्स ने पोलियो वैक्सीनेशन के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, एंड बड़े स्तर पर जो देश थे उनको फंडिंग किया कि लो आप लोग पैसे लो और अपने यहां से पोलियो इरेडिकेशन करो। पोलियो वैक्सीन जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाती थी, जिससे दुनिया के देश खरीदते थे, बिल गेट्स उस वैक्सीन कंपनी के भी बोर्ड मेंबर थे। मतलब वो पैसा देते थे कि लो पोलियो का वैक्सीन खरीदो, और वो पैसा देश लेते थे और फिर किस कंपनी से पैसा खरीदना, पैसा कहां जाएगा, फिर वापस उसी बिल गेट्स के फंड में चला जाएगा, क्योंकि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उसके भी मालिक वही है। तो पैसा दे रहे हैं तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब ओपन हार्ट के साथ पैसा नहीं दिया जा रहा है, उदार दिल के साथ नहीं दिया जा रहा है। ये क्या है, ये प्लानिंग के साथ दिया जा रहा है कि एक साइड से पैसा लो, मेरी ही कंपनी से वैक्सीन खरीदो और वो पैसा वापस मेरे पास चला आए। तो ये क्या दिखाता है, इंटरनेशनल फंडिंग में एथिकल डायलेमा, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। अगला है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जो इंटरनेशनल फंडिंग होती है तो उसमें हाउ फंड्स आर एलोकेटेड इन कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स। जहां भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स हैं, जैसे अभी गाजा में बड़े स्तर पर, पैलेस्टाइन का जो गाजा रीजन है वहां पर बड़े स्तर पर ह्यूमैनिटेरियन एड दिए जा रहे हैं, मानवीय सहायता दी जा रही है। ठीक है, बहुत सारे देश वहां पर क्या कर रहे हैं, मानवीय सहायता भेज रहे हैं। लेकिन जो देश भेज रहे हैं वो क्या ट्रांसपेरेंसी के साथ भेज रहे हैं, मतलब वो ये सिक्योर कर रहे हैं कि वो एड का पैसा हमास के पास नहीं जाएगा, या फिर हिडन तरीके से वो एड के नाम पे हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, जो एड दिया जाता है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, यह भी क्या है, एक एथिकल इशू है। अगला एथिकल इशू क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल्स यहां पर आप देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। अफगानिस्तान में आफ्टर 2021 जब से तालिबान रूल आया है, उसके बाद क्या किया गया, डोनर सस्पेंडेड एड ड्यू टू तालिबान रिजीम। जो डोनर कंट्रीज थे जो कि तालिबान में अफगानिस्तान की हेल्प करते थे कि वहां के लोगों का वेलफेयर हो सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठ सके, उसके लिए फंडिंग करते थे। लेकिन जैसे ही तालिबान रूल आया उन लोगों ने फंडिंग रोक दिया। अब ये क्या दिखाता है, एथिकल क्वेश्चन क्या आता है कि पनिशिंग सिटीजन्स फॉर पॉलिटिकल शिफ्ट। अब वहां के लोग जो कॉमन पीपल हैं उनको तो समस्या हो गई, आपने फंडिंग देनी रोक दी, और वो पुअर कंट्री है, गरीब देश है, तो उसको तो फंडिंग चाहिए थी, वहां के लोगों के पास खाने की समस्या है, लेकिन आपने उनके लोगों के लिए जो भोजन की व्यवस्था थी उसी को रोक दी, एंड ओनली बिकॉज कि पॉलिटिकल चेंज हो गया। पॉलिटिक्स चेंज हुआ लेकिन सफर कौन कर रहा है, कॉमन पीपल। तो यह भी क्या है, एथिकल इशू दिखाता है कि क्या वो एड रोकना चाहिए, क्योंकि उस एड से लोगों का वेलफेयर हो रहा था, लेकिन आपने एड रोक दिया क्योंकि पॉलिटिकल शिफ्ट हो गया। अगला है यूक्रेन वॉर फंडिंग। जैसे यूक्रेन वॉर में फंडिंग हो रही है, जैसे मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन एड दिया जा रहा है, अमेरिका खूब पैसा दे रहा है कि लो लो हथियार खरीदो लड़ो, यूरोप के देश पैसा दे रहे हैं कि हथियार खरीदो लड़ो। क्या वो पैसा फ्री है क्या, नहीं। क्या दिखाता है कि वो अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं वर्सेस लॉन्ग टर्म डेट ट्रैप, या फिर यूक्रेन पर लॉन्ग टर्म के लिए वो क्या है, डेट ट्रैप्स है, कर्ज का जाल है।
आज तो पैसा ले रहे हो क्योंकि पैसे की जरूरत है, और बाद में आपको लौटाना भी है विथ इंटरेस्ट। तो ये क्या है कि आपको कर्ज के जाल में फंसाया जा रहा है। आज लड़ने के नाम पे हथियार भी हम ही से खरीदो, हथियार खरीदो तो उसके लिए पैसा दोगे, हथियार की कंपनी भी मेरी ही है। अमेरिकी कंपनी से हथियार खरीदो तो उसके लिए उसको पैसा दो। अब हथियार खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो पैसा भी मैंने ही दिया, लो पैसा, मेरे से पैसा लो, मेरी ही कंपनी से हथियार खरीदो, मतलब पैसा घूम के मेरे पास आ गया, और पैसा तो आ ही गया, उसके बाद आपके पास क्या चला गया, मेरा पैसा आपके ऊपर कर्ज है, तो बाद में आपको लौटाना भी है, कर्ज भी और उसके साथ इंटरेस्ट भी। तो क्या आप जो वॉर फंडिंग कर रहे हो वो अकाउंटेबिलिटी के साथ कर रहे हो या लॉन्ग टर्म डेट ट्रैप के साथ कर रहे हो? तो यह भी क्या दिखाता है, एथिकल इश्यूज दिखाता है, एथिकल कंसर्न है इंटरनेशनल फंडिंग में। अगला है कोविड-19 फंडिंग मिसयूज। कोविड-19 में बड़े स्तर पर जो स्पेशली पुअर कंट्रीज थे उनको फंडिंग की गई, जैसे पीपीई प्रोक्योरमेंट स्कैम हुए बड़े देशों में। देशों ने क्या किया, जब गवर्नमेंट्स कमजोर होती हैं, उस देश में ट्रांसपेरेंसी अच्छी नहीं होती है और इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग नहीं होती हैं, डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होती है, तो उस देश में क्या होता है, फंड का, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ फंड, ये मिसयूज ऑफ फंड। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने क्या किया, पहलगांव में टेररिस्ट अटैक करवाया, बदले में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके 2 दिन के बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को बिलियंस डॉलर लोन दिए। इतना ही नहीं, आईएमएफ के 2 दिन के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को बिलियंस डॉलर लोन दिए। अब वो लोन आप किस लिए दे रहे हो, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या कहेगा कि हम दे रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन एड, पाकिस्तान के लोगों के वेलफेयर के लिए, लेकिन वो पैसा जा कहां रहा है, पाकिस्तान के मिलिट्री के पास और फिर मिलिट्री से टेररिस्ट के पास। तो ये क्या दिखाता है, आप जानते हो कि वो पैसा कहां जाएगा लेकिन फिर भी आप फंडिंग कर रहे हो। तो ये क्या दिखाता है कि आप जो रोग नेशंस हैं, जो ऐसे देश हैं जहां पर कि सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, बर्बाद हैं, उन देशों को फंड देने का मतलब क्या है, रोग एलिमेंट को फंडिंग करना। वही हुआ कोविड-19 के दौर में भी, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज थे, उनको फंड दी गई, लेकिन वहां पर क्या हुआ, उन फंड का मिसयूज कर लिया गया, पीपीई किट खरीदने के नाम पे घोटाले हो गए, लोगों के वेलफेयर का काम नहीं हुआ। तो जब फंडिंग कर रहे हो तो फंडिंग करते समय यह भी देखना है कि किसको फंडिंग करना है, व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑफ फंडिंग, और किसी कंट्री को फंड करना है तो उस कंट्री को डायरेक्ट फंडिंग करनी है या फिर वहां पर खुद जा करके वहां पर वेलफेयर का काम करना है। तो यह कोविड-19 के दौर में जो फंडिंग मिसयूज हुआ वह भी एक चुनौती बताता है कि इंटरनेशनल, जब भी इंटरनेशनल क्राइसिस आता है उस समय इंटरनेशनल फंडिंग का मिसयूज हो जा रहा है। अगला है क्लाइमेट फंडिंग। क्लाइमेट फंडिंग आप सभी जानते हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको कहा गया है कि दे विल स्पेंड $100 बिलियन एनुअली फॉर द क्लाइमेट चेंज। वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के $100 बिलियन हर साल इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारा जो क्लाइमेट है वो क्या हो सके, प्रिक्योर हो सके, सिक्योर हो सके, क्लाइमेट जस्टिस हो सके, पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन नॉट फुलफिल्ड, लेकिन उन डेवलप्ड कंट्रीज ने 100 बिलियन डोनेशन नहीं दिया। तो क्या दिखाता है कि क्लाइमेट फंडिंग में भी इशू है, कंसर्न है कि वो प्लेस तो कर ले रहे हैं कि हम देंगे पैसे, लेकिन देते नहीं हैं। यूक्रेन को देना था पैसा, सबने खूब पैसा दिया, लेकिन क्लाइमेट को देना है पैसा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन यूरोप का पार्ट है और क्लाइमेट से सफरिंग कौन कर रहा है, मोस्टली ग्लोबल साउथ, पुअर कंट्रीज। तो पुअर कंट्रीज हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालेंगे, वो कुछ हमारा नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हम मर्जी आएगी तो देंगे पैसा, नहीं मर्जी आएगी तो नहीं देंगे पैसा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एथिकल इशू दिखाता है इंटरनेशनल फंडिंग में। ओके, अब जबकि ये भी ध्यान रखना है कि क्लाइमेट फंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोगों की है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सॉरी,
व्हाट वुड बी द सोल्यूशन फॉर इश्यूज इन क्लाइमेट इंटरनेशनल फंडिंग? तो सबसे पहला सोल्यूशन है ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग। जो फंड देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, कंट्रीज हैं, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ पैसा दें कि पैसा जिसको दिया जा रहा है वो पैसा कहां जा रहा है, यह भी देखना होगा। नेक्स्ट कम्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल फंडिंग में तभी एथिक्स प्रमोट होगा या ट्रांसपेरेंसी आएगी जब तक इंटरनेशनल फंडिंग करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होगा। जब तक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नहीं होगा तब तक इंटरनेशनल फंडिंग में क्या चलेगा? प्रोपेगेंडा चलेगा, कंडीशनिंग चलेगा, ठीक है, आइडियोलॉजी चलेगी। क्योंकि जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, इन पर किसका प्रभाव चलता है? अमेरिका का। तो जब तक इन संस्थाओं का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हो जाएगा, लोकतंत्रीकरण नहीं हो जाएगा, सब देशों की वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं होगी, तब तक अमेरिका के दोस्त देशों को फंड मिलता रहेगा और उसके विरोधी देशों को फंड देने में आनाकानी होती रहेगी। तो ये क्या है? इंटरनेशनल फंडिंग में इशू है, कंसर्न है। तो कैसे हो सकता है? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करो। थर्ड वन इज अवेयरनेस अगेंस्ट एजेंडा। पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि यह कंट्री अगर फंडिंग कर रहा है तो इसके पीछे इसका एजेंडा है। यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर फंडिंग कर रहा है तो कंडीशन थोप रहा है, तो कंडीशन क्यों? IMF ने भारत पर कंडीशन क्यों थोपा? क्योंकि IMF को भारत का मार्केट दिख रहा था कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ा मार्केट है और यह वेस्ट के जो कंपनीज हैं उनके लिए बंद है, क्लोज है, तो उसको ओपन करवाओ ताकि वेस्टर्न कंपनीज को क्या हो सके? एक बहुत बड़ा मार्केट मिल सके। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत पहले किया था, IMF ने उसको इनडायरेक्टली किया, ठीक है। बाद में हमने क्या किया कि अपने आप को इतना बेहतर रिफॉर्म किया कि हम डेट ट्रैप में नहीं फंसे और हम लोगों ने अपने इकोनॉमी को संभाल लिया। लेकिन प्लान क्या था? प्लान था कि इंडियन इकोनॉमी को लूटने के लिए कि जो यूरोप और अमेरिकन कंपनीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट मिल सके। ओके, तो ये क्या करना चाहिए हमें? जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं या ऐसा देश है उसके प्रति पूरी दुनिया में अवेयरनेस होनी चाहिए, तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट कम्स स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। जो फंडिंग करने के लिए प्लानिंग चल रही है उसमें अकाउंटेबिलिटी को सिक्योर किया जाए। कैसे? थर्ड पार्टी ऑडिट्स, जो पैसा दे रहा है और पैसे का जहां यूज हो रहा है उसकी ऑडिटिंग की जाए। ऑडिटिंग न तो देने वाला देश करे और न ही जिस देश को दिया गया है वो करे, बल्कि कोई और देश करे, थर्ड देश या थर्ड इंस्टीट्यूशन करे। तो वो जब इंस्टीट्यूशन करेगा तब कहेगा कि ये पैसा दिया गया था तो प्रोपेगेंडा के साथ दिया गया था, और जिस देश को पैसा दिया गया उस देश ने खूब फंड का मिसयूज किया। तो जो थर्ड पार्टी होगी वो क्या करेगी? पारदर्शिता के साथ इसकी ऑडिटिंग करेगी। तो यह भी बहुत जरूरी है। या सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन करो, जो सिविल सोसाइटीज हैं उनका पार्टिसिपेशन करो कि ये फंड अगर आ रहा है तो उस फंड का यूज सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करेगी बल्कि सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के उस फंड का यूज किया जाएगा। तो सिविल सोसाइटी क्या करेगी? सिक्योर करेगी कि उस फंड का लोगों के वेलफेयर के लिए ही खर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल फंडिंग में क्या हो जाएगी? ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज इंपैक्ट असेसमेंट बिफोर फंडिंग। फंड देने से पहले जो डोनर कंट्री है, जो देने वाला कंट्री है, उसको क्या करना चाहिए? इंपैक्ट असेसमेंट करना चाहिए। पाकिस्तान को फंडिंग दे दिया IMF और वर्ल्ड बैंक ने बिना इंपैक्ट असेसमेंट किए कि वह पैसा कहां जाएगा, उसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या वह टेररिस्ट के पास जाएगा, क्या वो सारा पैसा मिलिट्री यूज कर जाएगी और लोगों का वेलफेयर नहीं होगा। तो ऐसा कोई इंपैक्ट असेसमेंट नहीं किया, सीधे पैसा दे दिया। तो क्या करना चाहिए? इंटरनेशनल फंडिंग में इंपैक्ट असेसमेंट करना चाहिए। कब? बिफोर फंडिंग, फंडिंग से पहले ही, सो दैट उस फंड का मिसयूज ना हो, वो फंड करप्शन में नहीं चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंडियाज डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया का एक प्रोग्राम है, जब भी इंडिया दुनिया के किसी भी देश को हेल्प करता है उस हेल्प का प्रोग्राम का नाम है डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, DPA। इसमें क्या किया जाता है? इंडिया इंश्योर करता है नॉन कंडीशनल
कि जो मैं पैसा दे रहा हूं उसमें मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आप जैसे चाहो जहां चाहो वहां यूज करो, आई एम नॉट इम्पोजिंग एनी कंडीशन ऑन यू। ओके, नेक्स्ट वन, डिमांड ड्रिवन एड। इंडिया क्या करता है, डिमांड ड्रिवन एड, मतलब आप डिमांड करिए कि आपको इतने पैसे की जरूरत है, बता दीजिए कि क्या क्या काम करना चाहते हैं, हम आपके डिमांड के लिए पैसा दे रहे हैं। हम न तो कोई कंडीशन लगा रहे हैं और न ही अपनी ओर से कुछ भी कह रहे हैं। आपने डिमांड किया, मैंने आपको पैसा दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी स्थिति खराब है, तो आपने डिमांड किया, मैंने आपको मदद किया। तो इंडिया जो पैसा देता है अफ्रीका में, अफगानिस्तान में एंड भूटान में, वहां पर वो IMF और वर्ल्ड बैंक की तरह कंडीशनिंग नहीं लगाता, सीधे आपको जरूरत है, हाँ मेरी तरफ से कोई कंडीशन नहीं, आप अपना वेलफेयर करिए, आप कल्याण करिए, ठीक है, मेरे इंटरेस्ट के लिए, कि भाई मैं पैसा दे रहा हूं और फिर पैसा घूम करके मेरे पास चला आए, अमेरिका की प्लानिंग, वैसा नहीं करता है इंडिया, ठीक है। जो वो पैसा आपके वेलफेयर के लिए है तो आपके वेलफेयर के लिए है, मेरे पास घूम करके आए, ऐसा कोई कंडीशनिंग नहीं होगी। एंड नेक्स्ट वन इज OECD DAC गाइडलाइंस। OECD का ये DAC गाइडलाइंस है, ये क्या कहता है, इट सिक्योर्स एथिक्स इन डोनर कोऑर्डिनेशंस एंड इंपैक्ट असेसमेंट। OECD का जो DAC गाइडलाइंस है, OECD कंट्रीज, यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है OECD ग्रुप, वो क्या करते हैं, डोनर कोऑर्डिनेशंस इन एथिक्स, जो देने वाला है उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसको दिया जा रहा है और जो देने वाला है दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन कर ले, तब वो पैसा दिया जाएगा। एंड जो पैसा दिया जाएगा वो पहले क्या होगा, इंपैक्ट असेसमेंट होगा, कि वो पैसा दिया जा रहा है इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है, मिसयूज तो नहीं होगा, ये पूरा असेसमेंट करके और तभी डिजर्विंग कंट्री और डिजर्विंग इंस्टीट्यूशन, डिजर्विंग सिविल सोसाइटी को ही दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब क्या है, इंटरनेशनल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सिक्योर करने के लिए सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें जो कि बहुत अच्छे कोट्स हैं जिसको आप लोग समझ सकते हैं। साथ ही एक और बात कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं एंड शेयर करते हैं, तो आपके एथिक्स को लेकर के मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि आपकी एथिक्स इतनी अच्छी करा दूंगा कि चाहे वो UPSC का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट कमीशन का एग्जाम हो, एथिक्स के आप मास्टर हो जाओगे, परफेक्ट आंसर लिखोगे और वो आगे भी लगातार मैं इन सब चीज़ों को सिक्योर करता रहूंगा, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। चलिए टॉपिक पे आते हैं। साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आपको चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे इसका PDF भी मिल जाता है। पहला कोट है, एड इज द फ्यूल फॉर डिपेंडेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। सहायता जब भी आती है तो वह निर्भरता के साथ आती है। जैसे ही आप किसी से सहायता लेते हैं, एड इज द फ्यूल फॉर डिपेंडेंसी। जैसे ही आप किसी से कर्ज लेते हैं या सहायता लेते हैं, उसी समय आप उस पर निर्भर हो जाते हैं, उसके कर्जदार हो जाते हैं और अब आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं उस पर। इसीलिए क्या करना चाहिए, एड से बचना चाहिए, जितना मैक्सिमम हो एड लेने से बचना चाहिए, किसी से कर्ज लेने से, मदद लेने से बचना चाहिए। नहीं तो जिस दिन आप किसी से मदद ले लेते हैं उस दिन उसके कर्जदार हो जाते हैं और उसके खिलाफ अगर कुछ भी करना हो वो अब आपका मिसयूज कर सकता है, ठीक है। एक जूलियस नेरारे का एक फेमस स्टेटमेंट है, फेमस कोट है, ये एक्चुअली एक अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, रहे हैं। देयर इज नो चैरिटी इन पॉलिटिक्स। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई चैरिटी नहीं होती है। एवरी एड हैज अ स्ट्रिंग। कोई भी जो सहायता आती है उसका कोई ना कोई छिपा हुआ उद्देश्य जरूर होता है। इंटरनेशनल एड में नो चैरिटी इन पॉलिटिक्स। जो भी एड आती है उसके पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ एजेंडा जरूर होता है। नेक्स्ट, अमर्त्य सेन, इन्होंने इस पर बहुत इंटरनेशनल फंडिंग में बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। द इशू इज नॉट वेदर एड इज कंडीशनल। इस बात की समस्या नहीं है कि एड कंडीशनल आ रहा है। जैसे IMF ने भारत पर कंडीशन इंपोज किया इन 1991 की, आई विल गिव यू द लोन बट यू हैव टू
रिफॉर्म योर इकोनॉमी विथ एलपीजी। ओके, तो ये भी वही कहते हैं कि जो कंडीशन आता है वह समस्या नहीं है, बट वेदर द कंडीशंस आर फेयर एंड जस्ट। लेकिन समस्या क्या है कि क्या जो कंडीशंस थोपी जा रही हैं या कंडीशंस बताई जा रही हैं वो फेयर हैं क्या, जस्ट हैं क्या। तो समस्या कंडीशन की नहीं है, समस्या कंडीशन के सही होने की है, कंडीशन के निष्पक्ष होने की है। ठीक है, तो इंटरनेशनल एड में कंडीशन चलेगा, बिना कंडीशन का कोई लोन नहीं देगा लेकिन वो कंडीशन फेयर एंड जस्ट होनी चाहिए। तो आप चाहें तो, और वैसे भी ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको चाहें तो इनको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसे में भी, एथिक्स में भी, जीएस के सेगमेंट्स में भी इसको खूब यूज कर सकते हैं। एंड मुझे पता है कि अगर आप इन सब चीज़ों को यूज करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए, आज का सेशन हमने कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।